A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another online classes. Now, this video, as you all know, that we are continuing the chapter number 10, verbs. Verbs को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. कल तक हमने जो है अराउंड 3 टॉपिक्स, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था. आज के वीडियो में हम लोग जो है वी विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर. हम लोग चैप्टर को फिनिश करने के लिए कोशिश करेंगे. 3-4 टॉपिक हैं, हम लोग उसको फिनिश करने की कोशिश जरूर करेंगे. ठीक है, एंड देन एक्सरसाइजेस भी आपको उसके साथ मिल जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. तो वो कहता है पेज नंबर 57 पे हम लोग हैं. 57 पे आपको दे रखा है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है, ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब. अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? इसका मतलब वर्ब को हमने जो है अगेन 2 भागों में बांट दिया है. 2 डिफरेंट टाइप्स में हमने बांट दिया है. एक को ट्रांसिटिव का नाम दिया है और एक को इनट्रांसिटिव का नाम दिया. अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? लेट्स रीड फ्रॉम द बुक. आप भी अपनी बुक्स निकालें. पेज नंबर 57 पे क्या लिखा है ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में? अ वर्ब व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट after it to complete its sense is called a transitive verb. एक ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो. ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं, मैंने इतने टाइम से आपको बताया भी है, हम लोग टेंसेस वगैरह पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है. मगर कई बार आप लोगों ने भी देखा है कि कई सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता. Right? कई सेंटेंस, there are so many sentences where object is not required. Without object itself, the sentence can make a pure sense, right? And full sense. हमको पता है कई सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस जो है सेंस बनाता है या सेंसेबल होता है. ठीक है, उसका मीनिंग निकलता है. मगर कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैनॉट मेक सेंस. इन ऑब्जेक्ट के बिना आप सेंस नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल लेट्स रीड दैट. एक एग्जाम्पल लिखा है, द मैन किल्ड अ स्नेक. ठीक है, द मैन किल्ड अ स्नेक. अब यहां पे देखो, जब हम देखते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, किल्ड आपका वर्ब हो गया और अ स्नेक आपका ऑब्जेक्ट हो गया. दिख रहा है आपको? ठीक है, आपकी बुक में भी वो लिखा है. यहां पे हम देखेंगे तो ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है. क्यों ट्रांसिटिव वर्ब है? क्योंकि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है. द मैन किल्ड, उस आदमी ने मार दिया. मगर वो एक सेंटेंस का कंप्लीट नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे. वो उसने मार दिया, क्या मार दिया, किसको मारा, कब मारा, ये चीजें जो है वो आंसर नहीं कर रहा. अगर आप इसमें से सिर्फ इसको हटा देंगे, इसको अगर आप हटा देंगे तो ये सेंटेंस एक सेंस, नॉर्मली आप कहेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस, मगर उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा. इसलिए हमें इस चीज की, इस ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत है. ए स्नेक, यानी हमें पता चल रहा है कि उसने क्या मारा. ठीक है, उस इंसान ने या उस आदमी ने क्या मारा करके हमें यहाँ पे पता चल गया. समझ आ रहा है? इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. इन ट्रांसिटिव वी नीड और वी रिक्वायर अ ऑब्जेक्ट एंड इन इंट्रांसिटिव हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. यानी यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब कौन कर रहा है? द मैन. ठीक है, सब्जेक्ट कर रहा है और वो क्या कर रहा है? एक स्नेक को मार रहा है. समझ में आ रहा है? एक स्नेक को वो मार रहा है. तो यहाँ पे जो है इससे यहाँ से और यहाँ से निकल रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है एक द मैन, किसी ने भी, जो भी है व्यक्ति, उसने क्या मार दिया? स्नेक को मार दिया है. तो यहाँ पे आपको वो चीजें समझ में आएगी. अगर यहाँ पे स्नेक नहीं होगा तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल पाएगा. तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, तो इसको ट्रांसिटिव कहते हैं. ट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जिन सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की, यानी जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. वैसे ही सेकंड वन,
नेक्स्ट क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, a verb which does not require an object to complete its sense but make good sense by itself is called intransitive verb। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं, वो वर्ब जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती मगर वो खुद ही क्या है, एक मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे कि द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, यहां पे क्या मतलब है, सूरज चमकता है, राइट, मीनिंग यही है, सूरज चमकता है या शाइन्स मतलब चमकता है। तो यहां पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट नहीं है बट फिर भी द सन शाइन्स यानी सूरज जो है चमकता है, वो एक मीनिंग निकलता है उस सेंटेंस का, इस एक सेंटेंस का मीनिंग है, इसको एक वर्ब की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, ये खुद ही एक मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। जिन वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिन वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो उनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद आप देखिए पेज के लास्ट में आपके एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, इस वीडियो के साथ आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा। देखो मैं एक दो में आपको बता देता हूँ कैसा है। और नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर बताएंगे, ठीक है, व्हाट का आंसर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शी लाफ्ड, शी लाफ्ड देखा, इसका मतलब उसने वो हंसी। अब उसमें शी सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब है, मगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो सेंटेंस कंप्लीट है, वो हंसी, ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, वो हंसी बस काफी है, तो वो क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ही सैंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, ठीक है, ही सैंग अ सॉन्ग, ही सब्जेक्ट, सैंग आपका वर्ब, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे क्या गाया उसने, एक गाना गाया। जब आप एक सेंटेंस निकालेंगे तो व्हाट यानी क्या का अगर आंसर मिलता है, क्या गाया, गाना गाया, ठीक है, तो वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है। समझ में आ गया ये एक्सरसाइज कैसे हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज हो रहे हैं उसका एक्सरसाइज का जो है पीडीएफ में आपको भेज दूंगा इस सेंटेंस इस वीडियो के साथ। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 पे लिखा है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या मीनिंग है, लेट्स रीड द फॉलोइंग। सबसे पहले आपका लिखा हुआ द स्काई ग्रू, he is, the girl appears, the doctor sees. Now the above highlighted words agree with their subject but do not have object because they do not show any action or possession। जैसे कि आपको सबसे पहले लिखा हुआ है the sky grew, the sky grew, या फिर let's say he is, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे द स्काई ग्रू, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है, मगर ये इसके साथ सही है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक कंप्लीट सेंस यहाँ पे नहीं निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर जो आप द स्काई ग्रू, स्काई ग्रू मतलब एक शाम जो है वो बढ़ रही है, शाम एक स्काई यानी आसमान, आसमान बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं ही इज, वो है, मगर क्या है, क्या हो रहा है स्काई के साथ हमें नहीं मालूम, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, लेट्स सी सच वर्ब आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इनको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, इनको हम इनकम्प्लीट वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन हम कहते हैं। तो हम इसके साथ क्या करते हैं, the word grew, is, appears, seemed are intransitive words that do not require any object but at the same time they do need some word or phrase to make complete sense। ये जो वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स, ग्रू, इज, जैसे इसमें दे रखा appears, seemed, ये वर्ड इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती।
मगर फिर भी देयर आर सम टाइम्स, कुछ टाइम्स में इनको कोई दूसरे वर्ड्स की, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई दूसरा वर्ड या फ्रेज की जरूरत होती है जिससे कि ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जाम्पल देखो वहां पे क्या था, द स्काई ग्रू डार्क। डार्क, डार्क मतलब जो स्काई है, जो आसमान है वो डार्क हो चुका है, वो काला हो चुका है, यानी शाम हो चुकी है। कहने का मतलब बस इतना ही है। तो जब तक ये डार्क नहीं था तब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं कर रहा था। जब आपने यहाँ पे डार्क लगा दिया तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वैसे ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, ही इज अगर आप लिखते तो ये कंप्लीट सेंस नहीं था। ही इज स्मार्ट आप लिखते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस करता। अब नाउ ये जो है वो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं काम कर रहा है। इनको हम क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जो वर्ब इंट्रांसिटिव होते हैं उन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड को यूज किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मेजरली ये 95% नॉर्मली नाउन या फिर एडजेक्टिव, इन दोनों में से एक होंगे ये। ठीक है, ये या तो नाउन होंगे या फिर एडजेक्टिव होंगे। ये एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव जैसे ना डार्क, स्मार्ट, ये आपको बता रहे हैं किसके बारे में बता रहा है, ये इनके बारे में बता रहे हैं। इनको ये लोग एडजेक्टिफाई करते हैं। अंडरस्टूड? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इंट्रांजिटिव वर्ब में जो इंट्रांजिटिव वर्ब को कभी कभार सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ फ्रेज या वर्ड्स चाहिए, उनको हम जब लगाते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। और वो कॉम्प्लीमेंट्स नॉर्मली नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कंप्लीट करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली अपने आप ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमने देखा वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ये वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जो, इंट्रांजिटिव वर्ब तो है यानी खुद कंप्लीट होने चाहिए थे, मगर फिर भी इनको कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस इनको जरूरत होता है कि वो कंप्लीट सेंस बना सके, और उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। इनको हम ऑब्जेक्ट्स नहीं कहते हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। और वो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। 58 पे है। 58 के अंदर लिखा है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। क्या क्या है? 59 आपको मिल जाएगा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्स। अब आप पूछेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। जो इंट्रांसिटिव वर्ब जो होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स को या फ्रेजेस को यूज किया जाता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्स में भी दो तरीके के हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टूड? अब सब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? लेट्स रीड। आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, 59 पेज नंबर पे सबसे पहले लिखा हुआ है एवलिन इज प्रिटी, दे मेड हिम किंग। Let's read. In these sentences, the highlighted words are complements. In the first sentence, the word pretty tells us something about the subject Evelyn. Therefore, pretty is a subjective complement. So let's read. लिखते हैं Evelyn is pretty. ठीक है, Evelyn is pretty। और they made him king। They made him king। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखो एवलिन सब्जेक्ट है, इज यहां पे क्या है, वर्ब है, और प्रिटी जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, वो सुंदर है करके बता रहा है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है,
यहाँ पे डे, ये दो सेंटेंस है अलग अलग। डे क्या है? सब्जेक्ट, मेड आपका वर्ब, हिम आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और किंग आपका अगेन कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, किंग आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले सेंटेंस आपका लिखा है, द फर्स्ट सेंटेंस, द वर्ड प्रिटी टेल्स समथिंग अस समथिंग अबाउट द एवलिन। प्रिटी जो है, ये जो वर्ड है वो हम किसके बारे में बता रहा है? एवलिन के बारे में बता रहा है कि वो सुंदर है ना। एवलिन इज प्रिटी, तो प्रिटी किसके बारे में बात कर रहा है? एवलिन के बारे में बता रहा है कि एवलिन जो है वो सुंदर है। इसलिए इसको क्या है? एवलिन क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में जब वो बताता है तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसे राजा बना दिया। किसे बना दिया? हिम को, इसको राजा बनाया है। यानी किंग किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। हिम के बारे में बता रहा है, वो कौन है? ऑब्जेक्ट। तो जब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्स दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे या उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए या उनके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। फिर से मैं एक और बार आपको पूरी चीज बता रहा हूं जो अभी तक हमने पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो जिनको एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, मतलब उनके ऑब्जेक्ट के बिना वो सेंटेंस नहीं बना सकते। फिर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होते, वो खुद ही सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वर्ब विद इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, उसमें क्या होता है? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं मगर उनको किसी ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है जिससे वो कंप्लीट सेंस निकाल सके, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं हम उनको। ठीक है, फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्स दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जैसे कि हम कोशिश करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था, हम कोशिश करेंगे कि आज ही ये वीडियो कंप्लीट कर दें, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू मूव ऑन। ठीक है, पेज नंबर 59 के अंदर ही, पेज नंबर 59 अगेन हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब यानी मजबूत और कमजोर वर्ब, दो तरीके के वर्ब होते हैं। ठीक है, तो वर्ब कौन से हैं? दो तरीके के वर्ब है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? लेट्स रीड दिस। आपके जो डेफिनेशन टाइप लिखी हुई वो पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब आर दोज इन विच पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय merely changing the vowel in the present form without adding ed or d or t to the present। स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होते हैं जिनमें वॉवल्स को चेंज करके हम उनका पास्ट टेंस बना सकते हैं। उनमें ed फॉर्म लगाना या d लगाना या t लगाने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि सिंग का SING, सिंग, इसका अगर आप पास्ट टेंस में बदलेंगे तो क्या बनेगा? sang, SANG। ठीक है, इसको हम पास्ट टेंस में बोलते हैं। वैसे ही फॉल का FAL का हम पास्ट टेंस क्या होता है? फेल, FELL। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेंजेस क्या किया? आई की जगह आपने ए लगा दिया, ए की जगह आपने FE लगा दिया। ठीक है, तो सिंग का sang हो गया, फॉल का फेल हो गया। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। इनमें ed लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनमें t लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनमें d लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही आप दूसरे भी आप देखेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ये आप जानते हैं वर्ब, आप जानते हैं गो, वेंट, गॉन
है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड्स चेंज हो गए, वर्ड्स चेंज हो गए, मगर यहाँ पे हम इसके अंदर ईडी या डी नहीं लगा रहे, ईडी डी या टी हम लोग नहीं लगाते। यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होते हैं या तो हम उनके वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, वॉवल्स को चेंज कर देते हैं, या फिर वर्ड्स को ही बदल देते हैं, है ना, पूरे वर्ड को ही हमने बदल दिया। जैसे गो का वेंट हो गया, ठीक है, वेंट का फिर गोन हो गया। तो या तो हम वर्ड को ही बदल, मगर हम इनमें ईडी डी और टी का यूज नहीं करते, नहीं करते। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। वैसे ही दूसरी तरफ क्या है, एक वीक वर्ब भी है। वीक वर्ब क्या होते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का वीक वर्ब के बारे में नहीं, उसी पेज पे है वीक वर्ब। वीक वर्ब, अब वीक वर्ब क्या होते हैं, वीक वर्ब वो होते हैं जिनको हमें ईडी डी और टी लगा के हमें चेंज करना पड़ता है। आर दोस विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी डी और टी द प्रेजेंट और विदाउट वॉवल्स चेंज इन द बॉडी। लेट्स टॉक, जैसे कि टॉक, टॉक का जब हम नेक्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, टॉक्ड, ईडी, है ना। ऐसे होता है सेल, सोल्ड, ठीक है, या फिर बाई, बॉट, ठीक है। यहां पे हमने ईडी लगा दिया, यहां पे हमने सोल्ड कर दिया, डी लगा दिया, यहां पे हमने टी लगा के बॉट कर दिया, ठीक है। तो वीक वर्ब वो होते हैं जिनके आगे हम क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, डी लगाते हैं और टी लगाते हैं, इनमें हम लगाएंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ब में हम ये नहीं लगाएंगे, हम वॉवल्स को चेंज करके हम उसको चेंज कर देंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब में। वीक वर्ब में हम ईडी डी और टी लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लेट्स सी आप लोगों की लिस्ट नेक्स्ट पेज में 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 65, 66 तक अगर आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट जो है आपकी लिस्ट दे रखी, और उन लिस्टों में जो है आपको बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन से हैं, वीक वर्ब कौन से हैं, और कोई ऐसे वर्ब भी जिनका चेंजेस नहीं होगा। एक एक एग्जांपल हम देखते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब देखो, सबसे पहले अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है। तो वहां पे कोई ईडी फॉर्म कुछ भी यूज नहीं हुआ, वहां पे हमने चेंज कर दिया। वैसे ही वीक वर्ब में देखो ऑन पेज नंबर 63 बेंड, बेंट, बेंट, टी लगा दिया हमने, ठीक है, वो हो चुका है। और फिर उसके बाद 65 में अगर आप देखेंगे द फॉलोइंग वर्ब्स आर प्रेजेंट, पास्ट और इसमें पास्ट पार्टिसिपल में वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल बेट, 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 या फिर कास्ट, 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 कोस्ट, 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 मतलब वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। तो इनमें भी आपको क्या करना होगा, इनके कुछ कुछ आपको याद करने होंगे। आपके नोटबुक में आप 10 लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब के 10, वीक के 10 और द फॉलोइंग वर्ब जो 65 पे हैं उनके भी 10, ये 10 करके आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे होता है, और याद करने में भी और आगे भी आपको काम आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब क्या होते हैं, और यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है 66 पे। 66 पे जो है 66 कहता है सम पर्टिकुलर वर्ब्स। या सम पर्टिकुलर वर्ब्स जो होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनका आवाज तो सेम होता है मगर काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बॉर्न, BORN, बॉर्न, BORNE, ठीक है। ये दोनों वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का जो तरीका है, वो दोनों का सेम है, बॉर्न, बॉर्न, ठीक है, मगर दोनों की स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बर्थ, यानी पैदा होना, बर्थ, पैदा होना, और इसका मीनिंग होता है टू बेयर, बेयर मतलब किसी चीज को उठाना, किसी चीज को सहना, ठीक है। दोनों का बोलने का तरीका एक है, फिर भी दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और दे रखा है आपको हैंड और हंग, ठीक है। ये दोनों जो है एक वर्ड्स निकले,
इससे ही निकला है ये भी और ये भी, मगर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब होता है किसी को फांसी पे चढ़ा देना, किसी को मार देना, फांसी पे चढ़ा के मार देना, इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है नॉर्मली किसी चीज को आप कहीं लटका देते हैं, जैसे कैलेंडर हैंग कर दिया, कैलेंडर लटका दिया, तो उसके लिए हम हंग को यूज करते हैं। हैंगिंग ये वाला किसके लिए यूज होता है? कैपिटल पनिशमेंट, कोई फांसी वगैरह के लिए ये वाला नॉर्मली भी हम यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सेम प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों की एक एक्सरसाइज है जो 67 पे है, अगेन इसका पीडीएफ में दे दूंगा। उस एक्सरसाइज में आपको 10 सेंटेंस दे रखे हैं, उन 10 सेंटेंस के अंदर से वर्ब, सिर्फ वर्ब को एनसर्कल करना है, अलग करना है, सिर्फ वही करना है। ठीक है, वो भी मैं आपको दूंगा। और विद दिस हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई नो अ लिटिल बिट ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, बट इट्स ओके, हमेशा नहीं होता, कभी कभार है। तो ये वीडियो ठीक है थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बट कोई बात नहीं। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो डे जब वीडियो आएगा हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन प्लीज डू द होमवर्क, प्लीज कंप्लीट दिस, समझने की कोशिश करें और एक्सरसाइज को कंप्लीट करें एंड सेंड द वर्क, ओके, बिकॉज एग्जाम्स आज इसमें से होंगे। ठीक है, टिल देन टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, डू योर वर्क एंड थैंक यू एंड बाय बाय।